जय हिंद दोस्तों। आज हम 8th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेजी सत्ता के परिणाम क्या क्या हुए। प्रस्तुत पाठ में अंग्रेजी सत्ता के भारत पर क्या परिणाम हुए उसका हम अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, एस्टेब्लिशिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने देखा है कि भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप की सत्ताएं भारत के तटों पर किस तरह आ पहुंची। पुर्तगाली, डच, फ्रांसी, अंग्रेज यह सभी सत्ताएं भारत के बाजार को अपने अधिकार में कर लेने की सत्ता स्पर्धा में उतरी हुई थी। जब अंग्रेज भारत में व्यापार के बहाने आए तब भारत में पहले यही आए हुए पुर्तगाली ने उनका कठोर विरोध किया। कालांतर में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच मित्रता के संबंध स्थापित हुए और दोनों के बीच का विरोध कम हो गया। परंतु भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की स्पर्धा में अंग्रेजों को फ्रांसीसी, डच और स्थानीय संस्थाधीशों के विरोध का सामना करना पड़ा। द ब्रिटिश एंड द मराठा, अंग्रेज और मराठे। मुंबई अंग्रेजों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। इसके आसपास के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लेने का अंग्रेजों का प्रयास था, परंतु इस प्रदेश पर मराठों की बड़ी मजबूत पकड़ थी। माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद की लालसा में आकर उनके चाचा रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। इस प्रकार मराठों की राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। 1774 ईस्वी से लेकर 1878 के बीच मराठा और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध में मराठा सरदारों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना किया। परिणाम मराठों की विजय हुई। 1782 ईसा में सालबाई की संधि हुई और अंग्रेज मराठा के बीच चल रहा यह प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। सहायक सेना, द सब्सिडियरी अलायंसेस। 1798 ईसा में लॉर्ड वेचेंसली भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आया। संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना उनकी नीति थी। इसके लिए उसने अनेक भारतीय संस्थादियों से के साथ सहायक सेना के समझौते किए। इस समझौते के अनुसार भारतीय संस्थाधीशों को अंग्रेजी सेना की सहायता का आश्वासन दिया गया, परंतु इस सहायता के लिए कुछ शर्तें रखी गई। इन शर्तों के अनुसार भारतीय राजाओं को उनके राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी होगी। इस सेना के अव्यय हेतु नकद राशि अथवा उतनी आय का प्रदेश कंपनी को देना होगा। भारतीय शासक अन्य संस्थाधीशों के साथ अंग्रेजों की मध्य संस्था से ही संबंध स्थापित करेगा। अपने दरबार में अंग्रेजों का रेजिडेंट प्रतिनिधि रखना होगा। भारत के अनेक संस्थाधीशों ने इस संधि को स्वीकारा और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। 1802 ईसा में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। इस संधि वसई की संधि के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु यह संधि अनेक मराठा सरदारों को
स्वीकार नहीं थी। फलस्वरूप अंग्रेज और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। इस विजय के पश्चात अंग्रेजों का मराठी राज्य में हस्तक्षेप बढ़ने लगा। यह हस्तक्षेप बाजीराव द्वितीय को असह्य हुआ। अतः बाजीराव द्वितीय के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इस युद्ध में उसकी पराजय हुई। 1878 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण किया। इस बीच मुगलों की राजधानी प्रत्यक्ष में दौलत राव शिंदे के अधिकार में थी। शिंदे की सेना को पराजित कर जनरल लेक ने मुगल शासक को बंदी बनाया और हिंदुस्तान पर विजय पा ली। छत्रपति प्रताप सिंह। पेशवे का अस्त हुआ, फिर भी सतारा के छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी पर थे। अंग्रेजों के छत्रपति प्रताप सिंह के साथ संधि कर ली और ग्रांड डफ नामक अधिकारी को उनके राज्य प्रशासन में सहायता करने हेतु नियुक्त किया, परंतु कालांतर में उन्हें गद्दी से पदच्युत करके काशी में रखा। वहीं पर उनकी 1947 ईस्वी में मृत्यु हुई। छत्रपति प्रताप सिंह के प्रमुख प्रशासक रंगो बाबूजी गुप्ते ने इंग्लैंड जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाई, परंतु न्याय मांगने के अनेक प्रयास विफल हुए। आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी अधिकार दत्तक विधान अस्वीकार कर 1848 ईसा में सतारा का राज्य हड़प लिया। अंग्रेजी सत्ता के भारत पर परिणाम। इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। दोहरी शासन व्यवस्था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईसा में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। कंपनी ने राजस्व इकट्ठा करने का कार्य अपने हाथ में रखा था तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य बंगाल के नवाब को सौंपा। इसी को दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं। दोहरी शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम कालांतर में दिखाई देने लगी। सामान्य जनता से कर के रूप में वसूल किया गया पैसा कंपनी के अधिकारियों ने अपनी जेब में दबाया। भारत में व्यापार करने का एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था। अतः इंग्लैंड के कई व्यापारी इस कंपनी के प्रति ईर्ष्या रखते थे। भारत में चल रहे कंपनी के प्रशासन पर इंग्लैंड में आलोचना होने लगी। तब कंपनी ने प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए। एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। इस एक्ट के अनुसार लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना। उसे मुंबई और मद्रास जो चेन्नई में है प्रांतों की नीतियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यों की समिति का संगठन किया गया।
1784 ईसा में भारत के विषय में पीठ का कानून पारित हुआ। कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था पर पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने हेतु एक अस्थायी स्वरूप के नियंत्रण परिस्थिति खंडित की गई। इस प्रसिद्ध को कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था के विषय में आदेश देने का अधिकार दिया गया। 1833 से 1893 ईसा में कंपनी की शासन व्यवस्था में फेरबदल करने वाले कानून पार्लियामेंट ने बनाए। इस प्रकार कंपनी ने प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण आ गया। अंग्रेजी सत्ता के आगमन के पीछे पीछे भारत में कई प्रशासनिक प्रणाली रूढ़ हो गई। प्रशासनिक नौकरतंत्र, सेना, पुलिस बल और न्याय प्रणाली अंग्रेजों के भारत में चलाए जा रहे प्रशासन के प्रमुख आधार स्तंभ थे। द सिविल सर्विसेज, प्रशासनिक नौकरतंत्र। भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए अंग्रेजों को नौकरतंत्र की आवश्यकता थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नौकरतंत्र का निर्माण करवाया। प्रशासनिक नौकरतंत्र अंग्रेजी शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक बना। कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा उसने नियम बनाया। इसके लिए उसने अधिकारियों के वेतनों में वृद्धि की। उसने प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों का जिले के अनुसार विभाजन किया। जेलाधिकारी मतलब कलेक्टर जिला प्रशासन का प्रमुख था। राजस्व इकट्ठा करवाना, न्याय प्रदान करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना उसके महत्वपूर्ण दायित्व थे। अधिकारियों की भर्ती इंडियन सिविल सर्विसेज ICS प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा की जाने लगी। सेना और पुलिस बल, द मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स, भारत में अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशी की रक्षा करना एवं प्रदेशों को हथिया लेना और भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करना सेना के कार्य थे। देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस बल का कार्य था। न्याय प्रणाली, जुडिशियल सिस्टम, इंग्लैंड में प्रचलित न्याय प्रणाली के ढेरे पर अंग्रेजों ने भारत में नई न्याय प्रणाली स्थापित की। प्रत्येक जिले में असैनिक अर्थात नागरिकों के मुकदमों के लिए दीवानी न्यायालय और फौजदारी मतलब आपराधिक मुकदमों के लिए न्यायालय स्थापित किए गए। उनके निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कानून के सम्मुख सभी समान, मतलब विधि शासन। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सम्मुख सभी समान। पूर्व समय में भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कानून प्रचलित थे। न्याय प्रदान करने में जातियों के अनुसार भेदभाव किया जाता था। लॉर्ड मैकाले ने
नेतृत्व में संस्थापित की गई विधि समिति ने कानून की संहिता तैयार की। संपूर्ण भारत में एक ही कानून लागू किया। कानून के सम्मुख सभी समान हैं। यह सिद्धांत अंग्रेजों ने रूढ़ कर दिया। इस प्रणाली में भी कुछ दोष थे। यूरोपीय लोगों के मुकदमे चलाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय थे और विभिन्न कानून थे। नए कानून आम लोगों की समझ से परे थे। न्याय पाना साधारण लोगों के लिए बहुत खर्चीली बात थी। मुकदमे कई वर्षों तक चलते रहते थे। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ। प्राचीन समय से भारत पर आक्रमण होते रहे हैं। अनेक आक्रमणकारी भारत में अस्थायी रूप में बस गए। वे भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। अद्यपि उन्होंने यहाँ शासन किया। फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन नहीं किए। अंग्रेजों के विषय में ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड आधुनिक राष्ट्र था। औद्योगिक क्रांति होने से वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रूढ़ हो गई थी। इस व्यवस्था के लिए पोषक ऐसी अर्थव्यवस्था उन्होंने भारत में प्रचलित की। परिणामतः इंग्लैंड को आर्थिक लाभ हुए, परंतु भारतीयों का आर्थिक शोषण होने लगा। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, भू राजस्व लगान, भू राजस्व लगान विषयक नीति। अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने से पूर्व देहात की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। कृषि और अन्य उद्योगों द्वारा गांव की आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी। भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। अंग्रेजों के पूरे समय में फसलों के अनुसार लगान निर्धारित किया जाता था। फसल अच्छी न आने पर लगान में छूट मिल जाती थी। राजस्व मुख्य रूप से अनाज के स्वरूप में लिया जाता था। राजस्व मतलब होता है लगान, टैक्स, ठीक है। यदि लगान अदा करने में विलंब भी हो जाए तब भी किसानों से उनकी भूमि छीन नहीं ली जाती थी। आय में वृद्धि लाने हेतु अंग्रेजों ने राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अंग्रेजों ने भूमिका का मापन करके भूमि के क्षेत्रफल यानी एरिया के अनुसार लगान का निर्धारण किया। लगान नकद राशि में और निश्चित समय में अदा करने हेतु कड़ाई बढ़ती जाने लगी। नियम बनाया गया कि लगान निर्धारित समय के भीतर अदा न किए जाने पर किसानों की भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित मतलब जब्त कर ली जाएगी। अंग्रेजों की राजस्व इकट्ठा करने की प्रणाली भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग थी। सर्वत्र किसानों का शोषण होता था। कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव। जब ये पॉलिसी आई तो उसके कौन कौन से इफेक्ट्स पड़े ये जानेंगे। नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव ग्रामीण जीवन पर हुए। किसान उन दामों में अपनी फसल बेचने लगे जो न ब्रिटिश बोलते थे, उसी दाम में उन लोग बेचते थे जिन दामों में लगान भरा जा सकेगा। लगान मतलब कि उसका टैक्स।
व्यापारी और आढ़तिया उचित दामों से भी कम मूल्य पर उनकी उपज खरीदने लगे। समय पड़ने पर किसानों को लगान भरने के लिए साहूकार के पास अपने खेत गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ता था। फलस्वरूप किसान कर्जदार बन गए। कर्ज न लौटाने पर उन्हें अपने खेत बेचने पड़ते थे। सरकार, जमींदार, साहूकार, व्यापारी किसानों का शोषण करते थे। कृषि व व्यापारीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले किसान मुख्यतः खाद्यान्न उगाता था। इस खाद्यान्न का उपयोग किसान घरेलू उपयोग और गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करता था। अब अंग्रेज सरकार कपास, नील, तंबाकू, चाय जैसी नकदी फसलों को प्रोत्साहन देने लगी। प्रोत्साहन मतलब जोड़ देने लगी। खाद्यान्नों की उपज लेने की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करा देने वाली व्यापारिक अथवा नकदी फसलों लेने पर बल दिया जाने लगा। इस प्रक्रिया को कृषि का व्यापारीकरण कहते हैं। अकाल, फेमाइन। 1860 से 1900 के बीच भारत में बड़ी मात्रा में अकाल की स्थितियां उत्पन्न हुई, परंतु अंग्रेज शासकों ने अकाल निवारण हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किए। साथ ही जलापूर्ति की योजनाओं पर पर्याप्त व्यय भी नहीं किया। मतलब कि जो नदी थी जिससे जल मिलता था वो नहीं बनवाए कि उससे पानी वानी मिल सके, उससे फसल उगा सके। डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सुधार। अंग्रेजों ने व्यापार वृद्धि और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से भारत में परिवहन और संचार की आधुनिक सुविधाएं निर्माण की। उन्होंने कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण करवाया। (1853) में मुंबई ठाणे रेल मार्ग पर रेलगाड़ी दौड़ने लगी। 1853 में इसी वर्ष टेलीग्राम यंत्र द्वारा संदेश भेजने की व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में प्रारंभ की। इस व्यवस्था द्वारा भारत के प्रमुख नगर तथा सैनिकों स्थान पर एक दूसरे के साथ जोड़े गए। इसी भांति अंग्रेजों ने डाक व्यवस्था भी प्रारंभ की। इन सभी सुधारों के भारतीय समाज जीवन पर दूरगामी परिणाम हुए। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क बढ़ा। परिणामतः उनके बीच एकता की भावना में वृद्धि होने में सहयोग मिला। भारत के पुराने उद्योग धंधों का बंद हो जाना। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत से इंग्लैंड जाने वाले माल पर अंग्रेज सरकार जबरदस्त कर वसूल करती थी। इसके विपरीत इंग्लैंड से भारत में आने वाले माल पर बहुत कम कर लिया जाता था। इस तरह इंग्लैंड से आने वाला माल यंत्र मशीनों द्वारा निर्मित होता था। परिणाम स्वरूप उस माल का उत्पादन बड़ी मात्रा में और कम लागत में होता था। ऐसे सस्ते
मार्ग के साथ प्रतिद्वंद्विता करना भारतीय कार्यकारों को कठिन से स्थित हुआ। परिणामतः भारत के पारंपरिक उद्योग धंधे बंद हो गए और उनके श्रमिक बेरोजगार बन गए। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में नए उद्योग धंधे का विकास अंग्रेज सरकार का समर्थन, प्रबंधन का अनुभव और पूंजी जैसी बातों का अभाव होने से भारतीय उद्योजक बड़ी संख्या में आगे नहीं आ पाए। फिर भी ऐसी अनेक बाधाओं पर विजय पाकर कई भारतीय के उद्योगों का निर्माण किया। 1853 में काउसजी नाना भाव द्वारा 1853 में काउसजी नाना भाव डावर ने मुंबई में पहली कपड़ा मिल शुरू की। मिल मतलब होता है कारखाना। अठारह सौ पंचानवे 1855 में बंगाल के रिसरा में पटसन की पहली मिल प्रारंभ हुई। 1907 में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का इस्पात निर्माण का कारखाना स्थापित किया। भारत में कोयला, खनिज धातुओं, चीनी, सीमेंट और रासायनिक पदार्थों जैसे उद्योगों का भी प्रारंभ हुआ। सोशल एंड कल्चर इफेक्ट्स, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम। 19वीं शताब्दी में यूरोप में मानवतावाद, विचारवाद, लोकतंत्र, उदारतावाद जैसे नए मूल्यों पर आधारित नए युग का अवतरण हुआ था। पश्चिमी विश्व के इस परिवर्तन की प्रतिक्रिया भारत में होना स्वाभाविक था। अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए भारतीय समाज को भली भांति जानना आवश्यक था। इसके लिए उन्होंने यहाँ की परंपराएं, इतिहास, साहित्य, कलाएं तथा यहाँ का संगीत, पशु पक्षी का भी अध्ययन करना प्रारंभ किया। सत्रह में अंग्रेज अधिकारी विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्था की स्थापना की। जर्मन विचारक मैक्स मुलर भारतीय धर्म, भाषा और इतिहास का गहन अध्येता था। उन उदाहरणों द्वारा हमें भी अपने धर्म, इतिहास और परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए। यह बोध नवशिक्षित भारतीयों में उत्पन्न होने लगा। अंग्रेजों ने भारत में नए कानून बनाए। 1829 में लॉर्ड बेटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया। अठारह में लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। यह कानून धर्म सुधार की दृष्टि से सहायक सिद्ध हुए। प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों
को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की आवश्यकता थी। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश के अनुसार 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। नई शिक्षा द्वारा नए पश्चिमी विचार, आधुनिक सुधार विज्ञान और तकनीक विज्ञान से भारतीय को परिचित कराया गया। 1857 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग ने भारत में सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन का नेतृत्व किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी एक मदद कीजिए, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना शिवम गुप्ता क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।